हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी फ्रेंड्स का बुनियाद बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी में सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की। इसके पहले अब तक हम बात कर चुके हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वह क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं। देन उसके बाद दो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमने जाने अभी तक, जो कि है आपका फ्रीडम, एंड फ्रीडम के बाद हमने इक्वलिटी की बात की। तो एक सोसाइटी में फ्रीडम और इक्वलिटी जो है वह क्यों जरूरी है, आपकी यूपीएससी के लिए क्या क्या इसमें आंसर राइटिंग के लिए टॉपिक हो सकते हैं, उन सभी पर अब तक हम काफी चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है सोशल जस्टिस का है कि एक समाज में जब हमने स्वतंत्रता की बात कर ली, समानता की बात कर ली, तो फिर हमें न्याय जो है वह हमें अलग से क्यों पढ़ना, और क्या ऐसे प्रश्न हैं जो आपको ये टॉपिक छोड़ता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सोशल जस्टिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ यूपीएससी में जो आपका जीएस पेपर 2 होता है, इसमें यहां से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय। चैप्टर्स बच्चों बड़े बड़े हैं, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, सो दैट्स वाई हम दो कॉन्सेप्ट को एक साथ नहीं मिला रहे, वरना आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो सोशल जस्टिस में हमें पढ़ना है व्हाट इज जस्टिस, न्याय आखिर है क्या। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, न्यायिक, अगर हम वितरण की बात करें तो यह क्या है। जॉन रॉल्स की थ्योरी पढ़ेंगे कि न्याय की जो थ्योरी है जॉन रॉल्स की, ये क्या कहती है। परसुइंग सोशल जस्टिस एंड फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली मैं आपको सामाजिक न्याय शुरू करूं, इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि इसका बहुत ज्यादा यूज है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सोशल जस्टिस का। और देखो कि जब मैंने आपको जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, क्योंकि सोशल जस्टिस की जब हम बात करेंगे तो यूपीएससी का जो मेंस है ना, जीएस पेपर 2, इसमें आपको सोशल जस्टिस लिखा हुआ है। सोसाइटी पेपर 1 में, सोशल जस्टिस आपका पेपर 2 में है। तो यहाँ पर देखो कि सोशल जस्टिस में आपको ये वाले जो टॉपिक्स है, 10 टॉपिक ये पढ़ने होते हैं। सबसे फर्स्ट है इशू रिलेटेड टू चाइल्ड्स, ठीक है, बच्चों से संबंधित जो मुद्दे हैं, माइनॉरिटीज से संबंधित जो हैं, एजुकेशन सेक्टर से संबंधित जो हैं, एससी एसटीज, इशू रिलेटेड विथ वुमेन, एल्डरली पीपल, हेल्थ सेक्टर, थर्ड जेंडर, एलजीबीटीक्यू, ठीक है, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो 10 टॉपिक्स है ये आपको मेंस के लिए तैयार करने होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि इन सभी के बेस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, इन सभी के लिए जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि आप इन सभी में लिख सकते हैं। अगर हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे फॉर वुमेन, जो कि आप देखेंगे काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। लास्ट में आपको 2-3 क्वेश्चंस दिखा देती हूँ पिछले 2 से 3 साल के, जिससे आपको एक और इनसाइट मिलेगा कि आखिर जरूरत क्यों होती है, सोशल जस्टिस क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो बेसिक प्रिंसिपल जैसे कि सब में लग जाते हैं ना, सेम फॉर्मूला होते हैं कुछ, तो सोशल जस्टिस का फॉर्मूला इन सब के लिए सेम है बच्चों। ठीक है, तो सामाजिक न्याय की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कि थोड़ा सा पीछे हैं, उनको आगे लाने के लिए जो प्रयास है वह गवर्नमेंट करेगी। चूंकि आप सिलेक्शन के बाद पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन के आप सिलेक्शन के बाद पार्ट होते हैं कि किस तरीके से जो लॉ है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनका इंप्लीमेंटेशन करना है। सो दैट्स व्हाई आपके लिए सोशल जस्टिस काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम वुमेन कम्युनिटी की बात करें या फिर हम एल्डरली पीपल्स की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, कैसे जो जस्टिस है वह लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वह एक बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आ सकता है, जो कि आज का हमारा विषय है। इसके अलावा पर्टिकुलर माइनॉरिटीज से रिलेटेड पूछ लिया जाए और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वह पूछ लिया जाए। क्वेश्चंस आता है, मान लीजिए कि एससी एसटी की प्रॉब्लम्स क्या है, क्या सोशल जस्टिस के से रिलेटेड इश्यूज है, एंड इसके अलावा यहां से पूछ लिया जाए कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है ये क्या है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको जो आंसर राइटिंग है वह करनी होती है। हर एक का बेसिक जानो, बेसिक के साथ पर्टिकुलर जो कम्युनिटी, जो वर्ग है, इसके बारे में जानो, और गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आया है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस में दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2021 में और 20 में, ठीक है, 20 में एंड 21 में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम समझते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को समझ लो, फिर हम सोशल जस्टिस को जब समझेंगे तो आप इन चीजों को आराम से कोरिलेट कर पाओगे। डिस्कस द desirability of greater representation in women in the higher judiciary to ensure diversity, equality, equity and inclusiveness। अब देखो यहां पर ये पूछा गया है कि अगर हम रिप्रेजेंटेशंस की बात करें वुमेन्स की हायर जुडिशरी के लिए, इसको कैसे हम इंश्योर करें। तो यहाँ पर बेसिकली हम जब देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वह कम है, या फिर किसी भी वर्ग की हम बात कर लें कि उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वह कम है, उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाए, ये सारी बातें। ठीक है, और हम देखेंगे, देखो अब फिर से यहाँ पर वुमेन के लिए फिर से क्वेश्चन आया।
ठीक है, वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया have excelled in various fields. The social attitude toward women and the feminist movement, ठीक है, and a patriarchal, a part of women education and women empowerment scheme. What intervention can help change in this मिल? तो अब बच्चों यहाँ पर देखो कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की यहाँ पर बात की गई है कि किस तरीके से अगर हम नारी फेमिनिस्ट वुमेन की बात कर ले, ठीक है, तो क्या जो सिनारियो है एक वह चेंज हो रहा है, चाहे हम वुमेन एजुकेशन एम्पावरमेंट स्कीम्स की बात करें तो इसकी भी यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। तो बेसिकली आप देखोगे कि वुमेन को लेकर काफी ज्यादा जो क्वेश्चन है वह यूपीएससी पूछता है। इसके अलावा देखो जो थर्ड क्वेश्चन था वो भी वुमेन को से संबंधित था, ठीक है, कैन द विशियस साइकिल ऑफ जेंडर इक्वलिटी से क्वेश्चन था, इन इक्वलिटी से पॉवर्टी एंड अगर हम माल न्यूट्रिशन की बात करें टू बी ब्रोकन थ्रू माइक्रो फाइनेंसिंग ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पर बच्चों जो स्वयं सहायता समूह है ना, कैसे उन्होंने मदद की है वुमेन को, तो यहाँ से क्वेश्चन आया। तो देखो एक तरह से यूपीएससी के मेंस में 2021 में जो क्वेश्चन आया आप प्रश्न देख सकते हैं सारे। अब इसके अलावा देखो 2020 में जो क्वेश्चन आया जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से था, तो यहां पर मैं आपको इसलिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वह दिखा देती हूं, और चूंकि क्लास 11 के बाद से आपका जो कॉन्सेप्ट है वह काफी क्लियर एंड डेप्थ होते जाते हैं, जिससे आप मेंस आंसर राइटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। और इसी वजह से पॉलिटिकल थ्योरी जो है मैं इसमें आपके मेंस आंसर राइटिंग पर ज्यादा फोकस कर रही हूं, क्योंकि बच्चों आप 6 से लेके 10 तक 6 to 10 के एनसीईआरटी में आप बहुत सारा बेसिक, बहुत सारा जो पॉलिटी में भी हमने काफी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमारे कवर हुए हैं, जिससे कि आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वुमेन्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो आपको डीपीएसपी में बता चुकी हूँ कि आपको उसमें कौन से आर्टिकल्स जो है वे लिखने हैं, या फिर प्रियम्बल में कहां पर न्याय की बात की गई, कितने तरह की जो न्याय है उसकी बात की गई। कमेंट करके बताओ जल्दी से कि प्रस्तावना में या प्रियम्बल में कितने तरह के जो जस्टिस है उसकी बात की गई है। तो यहां से जो हम अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें वहां से क्वेश्चन आ गया। तो बच्चों इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह आते हैं आपके लिए। आज का क्लास जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है। और अब चलिए हम बात करते हैं सामाजिक न्याय की। तो बेसिकली बच्चों इसमें बात शुरू की गई है कि हम सभी शब्द से बहुत परिचित होंगे, प्रेम, है ना, और बस वही ऐसा ही एक शब्द है जो कि है आपका जस्टिस। बस दोनों में अंतर इतना होता है कि जब हम बात करेंगे प्रेम की तो यहां पर ये जो प्रेम है ये जानता है, समझता है केवल उन लोगों को जिनको हम जान रहे हैं। तो ये एक भाव किसके लिए आ रहा है, जिसको आप जान रहे हो, अनजान के लिए नहीं। लेकिन जब हम जस्टिस की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो चर्चा है ये पूरी सोसाइटी की है कि ऑल ओवर सोसाइटी में आप न्याय की तरह से बात करें कि आखिर किस तरह से जो जस्टिस है वह हर वर्ग को मिल सके। तो यहाँ पर इन दोनों में यही एक अंतर है। अगली बात यहाँ पर कही जाती है कि जिस तरीके से बहुत सारे अर्थ एक जो प्रेम है इसके हो सकते हैं, और अगर हमें इसकी परिभाषा ना भी पता हो तब भी मन समझता है कि क्या है क्या नहीं। और वैसे ही आगे जस्टिस की बात यहाँ पर की जाती है कि एक समाज में अगर आपको लग रहा है, दरअसल ये दोनों शब्द बहुत पास पास हैं, अगर हम अपनी सोसाइटी में एक न्याय से जो है वह देखें कि चीजों को जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह सभी वर्गों तक हो, है ना, तो इसके लिए क्या जो जस्टिस है, क्या इसके और क्राइटेरिया, क्या इसके और डायमेंशंस जो है वह हो सकते हैं, इनकी जो चर्चा है वह की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस चैप्टर में हम जानेंगे आइडेंटिफाई सम द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि काफी सारे हम ऐसे न्याय की बात करेंगे, प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, सिद्धांतों की बात करेंगे जो कि न्याय से जुड़े हुए काफी थिंकर्स की हम बात करेंगे, चाहे इमैनुअल कांट हो, चाहे प्लेटो हो, चाहे सुकरात हो। ठीक है, तो हम बहुत जो जॉन रॉल्स की थ्योरी यूपीएससी ने मेंस में आई थिंक 15 या 16 में जॉन रॉल्स की थ्योरी जो है वह पूछी हुई थी। तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है समझने को जो कि आपको मेंस में सीधे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कि ये जो चैप्टर है जस्ट वी आर, अगर हम ये देखें intuitively understand what love mean even if we cannot explain all its different shade of meaning। अगर हम ये सोचे कि हम लव के सारे जो मीनिंग, सारे जो शेड है हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी हम उसका मतलब समझ रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जब हम एक सोसाइटी में सभी ह्यूमन बींग्स के लिए जस्टिस की बात करेंगे, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सभी वर्गों की बात करेंगे, तब हमारे लिए जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक इसके पहले हम जब बात कर रहे थे कि भाई जो स्वतंत्रता है वह बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? ताकि सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, ताकि एक सोसाइटी का डेवलपमेंट हो सके। आगे हमने स्वतंत्रता के बाद समानता की बात की कि भाई समानता क्यों जरूरी है, और हमने यहाँ पर रूसो एंड मार्क्स की थ्योरी भी देखी कि रूसो जहां कहते हैं स्वतंत्रता तो मार्क्स कहते हैं सुनो भैया स्वतंत्रता नहीं, समानता भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है एक सोसाइटी को बिल्ड करने में, बनाने में।
है ना। तो ये कुछ चर्चाएं थी जो अब तक हमने समझा। तो बेसिकली कुछ कुछ सेंस जो है वह जस्टिस का ऐसे ही निकलता है कि जब आप केवल अपनों से प्रेम करें, वो ये आ गया, ये भाव आ गया आपका। और लेकिन जब आप पूरी एक सोसाइटी में, जब आप पूरी सोसाइटी को एक तरह से अपना मान रहे हैं और आप सोचते हैं कि सभी को बुनियादी चीजें मिलनी चाहिए, वो आपका आता है जस्टिस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शुरुआत में जो न्याय है समझाने की कोशिश की गई है। बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है ये आपको कुछ चीजों से परिचित कराता है। व्हाट इज जस्टिस, ठीक है, कि आखिर जो न्याय है वह क्या है। व्हाट इज जस्टिस, न्याय क्या है, आप किसे न्याय मानेंगे। तो यहां बताया जाता है बच्चों कि इसके इतने डिफरेंट शेड है ना कि आप पर्टिकुलरली एक डेफिनेशन तो नहीं दे सकते। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जैसे कि हमने देखो स्वतंत्रता की जब बात की थी कि उसके भी कई पहलू थे। स्वतंत्रता का एक पहलू यह भी था कि जो व्यक्ति है उस पर किसी तरह से जो बाह्य प्रतिबंध है वह ना हो, है ना। कोई कुछ इम्पोज तो नहीं कर रहा है, थोप तो नहीं रहा है अपने रूल्स रेगुलेशंस को, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके एबिलिटी को वो एक्सपेंड कर सके, इसका उसको राइट है। बहुत सारे डायमेंशंस जो है वह हमने स्वतंत्रता में देखे थे, फ्रीडम में देखे थे। सेम वही आपका इक्वालिटी में था। तो यहाँ पर देखो न्याय की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर न्याय को समझाया गया है तीन पॉइंट्स के माध्यम से। सबसे पहली बात की गई है कि अगर हम न्याय की बात करेंगे, है ना, और न्याय को अगर हम समझेंगे तो इसमें बेसिकली 3 सिद्धांत और आते हैं। पहला सिद्धांत है इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, है ना, सभी समान लोगों के लिए समान बर्ताव। समान लोगों के लिए, समान लोगों के लिए समान बर्ताव। अच्छा ये देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें ये बात की गई है ना कि जो समान व्यक्ति हैं उनके साथ समान व्यवहार होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 व्यक्ति अलग अलग कम्युनिटी या कास्ट के बट वो एक काम कर रहे हैं तब आप उनको एक सा पेमेंट ही देंगे, और अगर नहीं ऐसा कर रहे तो वो इनजस्टिस है। पहली बात हो गई। दूसरी बात करता है कि प्रोपोर्शनेट जस्टिस की। दूसरी बात करता है बच्चों की मान लीजिए अलग अलग तरीके के काम है, एक व्यक्ति जो 24 घंटे काम कर रहा है और एक व्यक्ति जो 1 घंटे काम कर रहा है, अगर आप इन दोनों को सेम पेमेंट करोगे, या फिर एक बच्चा जो हमेशा से फेल होता आया है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा साल भर, या एक जो टॉपर है, आपने इन दोनों को बराबर से 100 में से मान लीजिए 70 मार्क्स जो है वह आपने दे दिए, तो ये भी गलत होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिस तरीके का काम कर रहा है, जिसकी योग्यता जैसी है, आपको उसी अनुसार उसे न्याय देना है। तो यहाँ पर समानुपातिक न्याय की बात हो गई। समानुपात मतलब आप किसी के कोई तो अनुपात होगा ना जब आप न्याय को डिफाइन कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पर दूसरा जो सिद्धांत है कि न्याय का एक सिद्धांत हो गया कि समान लोगों के लिए आप समान बर्ताव कर रहे हो, दूसरा आपका होगा कि समानुपातिक न्याय, और तीसरा आपका होगा रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, है ना, कि जो विशेष जरूरतें हैं उनका ख्याल रखा जाए। जो विशेष जरूरतें हैं, विशेष जरूरत का विशेष ख्याल रखा जाए। तो ये क्या होगा, ये भी आपका जस्टिस है। तो ये जस्टिस के यहां पर हमने 1, 2 एंड जो 3 सिद्धांत है इसको हम समझेंगे। इसके आगे सेकंड हम देखेंगे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, कि अगर हम बात करें कि एक न्याय वितरण, है ना, न्याय वितरण जो है वह क्या हो सकता है, किस तरीके से जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उसको आप न्यायिक मानेंगे, तो न्यायपूर्ण वितरण हम इसको कहेंगे। न्यायपूर्ण लिख लो, न्याय वितरण वर्ड सही नहीं होगा, न्यायपूर्ण वितरण, ठीक है। अच्छा देखो जस्टिस की जब हम बात करते हैं तब गांधी जी या विवेकानंद की हम बात करते हैं तो उन्होंने कई ऐसे कॉन्सेप्ट दिए जो कि जस्टिस से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी के अनुसार क्या है कि अगर हम सोसाइटी में अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, अगर हम उसकी बात करें कि उसे कैसे समाज से जो लाभ है वह मिलेगा, एक सोसाइटी में रहने में, है ना, एक सोसाइटी में अगर वह रह रहा है तो वह अपनी बेसिक जो नीड्स हैं उसको कैसे फुलफिल कर पाए, इसको लेके क्या जो प्रबंध है वह गवर्नमेंट करता है, क्या स्कीम्स हैं, ये सारी बातें। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि जब भी आप या सरकार कोई योजना बनाए, आप उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को देखो कि उसको क्या लाभ हो रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर योजना है वह कैसी है, जस्टिफाई है, ठीक है। थर्ड हम देखेंगे जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, रॉल्स का न्याय सिद्धांत, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इंटरेस्टिंग है ये न्याय सिद्धांत, पढ़ेंगे हम कि इसमें किस तरीके से
जॉन रॉल्स के द्वारा कहा जाता है कि कल्पना करो, है ना, कल्पना करो कि आपकी जो एक स्थिति हम देखेंगे तभी समझाती हूं, अभी छोड़ देते हैं। परसुइंग सोशल जस्टिस, है ना, कि आखिर जब हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे उसका अनुकरण कैसे किया जाए, सामाजिक न्याय का अनुकरण, सामाजिक न्याय का अनुकरण, मतलब हम कैसे इस चीज को परस्यू करें। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको सामाजिक न्याय से संबंधित है। अब हम चलते हैं सबसे फर्स्ट, जब मैं साइड हो रही हूं तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहो, व्हाट इज जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, और जस्टिस के पहले एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूं कि बच्चों आप देखेंगे कि यूएन के द्वारा एक 20 फेब को, है ना, 20 फेब को, 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि आवाज उठाएं ताकि जो सामाजिक असमानताएं हैं उसको कम किया जा सके, और जो सामाजिक असमानताएं हैं उनको कम करने का प्रयास करना। तो बेसिकली इसमें एक इंटीग्रेटेड जो तरीका है वह अपनाया गया कि जिसमें कि पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, जिसमें कि जैसे कि हम पॉवर्टी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये क्या न्यायपूर्ण है? नहीं, ये इनजस्टिस हो गया, है ना। तो एक तरह से इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, असमानताओं के खिलाफ एक आवाज उठाना, एक अवेयरनेस जो है वह उठाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। किसका? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का, सामाजिक न्याय दिवस। सामाजिक न्याय दिवस, ध्यान रखना, सामाजिक न्याय दिवस। इनकी थीम वगैरह पूछ ली जाती है, यूपीएससी खूब पूछता है। इंटरनेशनल जो डे है, ठीक है, 20 फेब को मनाया जाता है, ये बात भी याद रखना है। एंड इसके अलावा हम जब देखेंगे बच्चों कि चाहे हम पॉवर्टी की बात करें, चाहे हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें, चाहे हम जेंडर की बात करें, यहाँ पर फीमेल एंड मेल की बात करें, कि इनके बीच में किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है वह हमारी सोसाइटी में है, और इसको कम करने का जो प्रयास है, इसके लिए जो अवेयरनेस है यहाँ पर फैलाई जा रही है। इसके अलावा देखो, जब जो फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन की हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल विकलांगों की बात कर ले, तो यहाँ पर जो फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन है इसको कम करने की बात इसमें की गई। ठीक है, अगर हम इलिटरेसी की बात करें, ठीक है, जो लोग साक्षर नहीं है, या फिर रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, धार्मिक रूप से जो भेदभाव होते हैं समाज में, या फिर हम रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन है इसकी बात करें, तो बेसिकली एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वह इन सब चीजों को खत्म करने के लिए एक सोसाइटी में अवेयर किया जाए लोगों को। बस यही है आपका यूएन का सोशल जस्टिस जो है इसका एम एंड इसका वर्क। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अब हम समझते हैं न्याय जो है वह आखिर है क्या। देखो बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि अगर हम लव की बात करें, जस्टिस की बात करें, तो दोनों की जो डेफिनेशंस है, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वह आपको इसकी मिलेगी? तो यहां पर दोनों की ही पर्टिकुलर एक तरह से डेफिनेशन तो नहीं है। फिर भी जब हम न्याय की बात करेंगे तो सोसाइटी में बहुत तरीके से जो न्याय है वह हो सकता है ना। तो बेसिकली देखो, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यू इज द व्यू दैट एवरीवन डिजर्व इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट एंड अपॉर्चुनिटीज, की सभी को आर्थिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जो अवसर है। कल हमने समानता में बात की थी, तब समानता भी ये तीनों तरह की थी, और जब हम जस्टिस की बात कर रहे हैं तभी जस्टिस भी आपका तीनों तरह का है ना। तो कल हमने बात की थी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए, सोशल जो इक्वलिटी है वह होनी चाहिए, इसके अलावा इकोनॉमिक इक्वलिटी होनी चाहिए। आज हम यही बात कर रहे हैं कि वही इक्वलिटी जो है वह न्याय का कॉन्सेप्ट भी है, कि आपको इतने तरीके का जो न्याय है वह मिलना चाहिए। ठीक है, ये बात इसमें कही जा रही है। तो बेसिकली बच्चों, अगर हम ये कहें कि सामाजिक न्याय की एक परिभाषा जो है वह क्या हो सकती है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है। हाँ, इसमें आप काफी सारे जो टर्म्स है वो बता सकते हैं कि जब लोगों के बीच में सभी आधारों पर उनका जो डेवलपमेंट के लिए उनको समान अपॉर्चुनिटीज हैं सामाजिक रूप से, वही हम सोशल जस्टिस कह सकते हैं, इक्वल। और एक और बात, अगर इसमें थोड़ा सा और हम डीप जाए तो हम देखते हैं कि अगर जो सोशल गुड्स है ना, जो सामाजिक सामाजिक रूप से जो वस्तुएं हैं, उन सभी का भी एक तरह से उचित जो वितरण है वह होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका जस्टिस। अब देखो बच्चों, इसके अलावा हम जॉन रॉल्स की बात करें कि जो जॉन रॉल्स हैं उनके अकॉर्डिंगली जो जस्टिस है वह क्या है।
जॉन रॉल्स कहते हैं, इनकी एक बुक है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। और ये जो न्याय का सिद्धांत है जॉन रॉल्स का, ये सिद्धांत कहता है बच्चों जस्टिस एज फेयरनेस, है ना। इसे जो न्याय है उसको निष्पक्षता के साथ जोड़ा जाता है, जस्टिस एज फेयरनेस। निष्पक्षता के साथ जो है वह जॉन रॉल्स जो है अपनी जस्टिस की थ्योरी को जोड़ते हैं। साथ ही कहते हैं कि एक सोसाइटी के लिए अगर सबसे ज्यादा गुड कुछ है तो वो क्या है, जस्टिस है ना। तो यहाँ पर अब एक गुड सोसाइटी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है उसमें से जस्टिस एक ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होगा, ठीक है। जस्टिस जो है वह एक सबसे ज्यादा एक जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी। तो गुड सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जस्टिस होगा। अब आगे इनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, गुड्स कौन कौन सी गुड्स है ना, कौन कौन सी गुड्स, तो यहाँ पर बेसिक गुड्स की बात की जाती है। बेसिक गुड्स दैट मीन्स कि जैसे कि हम हाउस की बात करें, ठीक है, जैसे कि हम फूड की बात करें, जैसे कि हम हेल्थ की बात करें, तो यहाँ पर इन सभी व्यक्तियों को जो है ये अधिकार एक तरह से मिल जाए समाज में, उसे ही हम सामाजिक न्याय कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि व्यक्ति के पास सेल्फ रिस्पेक्ट हो, और जो ये बेसिक गुड्स है ना ये इनके पास होना ही चाहिए, ठीक है। ये जो बेसिक गुड्स है ये इनके पास होना ही चाहिए। और इस तरह जॉन रॉल्स के अनुसार अगर आपको कभी लिखना हो कि न्याय का मतलब क्या है, कि समाज में हर व्यक्ति के पास उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसे कुछ बेसिक जो गुड्स है वह होनी चाहिए, वस्तुएं होनी चाहिए, ठीक है, जिससे उसकी जो डिग्निटी है वह मेंटेन रहे। ये इनके अकॉर्डिंगली सोशल जस्टिस है। बेसिकली देखो सोशल जस्टिस, आपको सोचिए कि एक सोसाइटी में अगर अलग अलग तरह के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, तो कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके साथ इनजस्टिस जो है वह होता है, और ऐसे में उसी को दूर करना ही सामाजिक न्याय है। अब इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम शुरुआत से देखें ना बच्चों, अगर हम शुरुआत से देखें तो अब तक हमने देखा कि भाई क्या क्या हमें पढ़ना है, जस्टिस का मतलब क्या है, जॉन रॉल्स की बात कर ली, और हमने यूएन के सोशल जस्टिस वर्ल्ड डे की बात कर ली। अब कुछ और पॉइंट्स जो है वह हम समझते हैं, व्हाट इज जस्टिस, और शुरुआत जो है वह इसकी कहां से हो रही है, व्हाट इज जस्टिस। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको इसमें यह याद रखना है कि अगर हम प्राचीन काल से देखें, सबसे पहले तो हम चलते एकदम एंशिएंट सोसाइटी से। अगर हम अपनी प्राचीन संस्थाओं की बात करें, एंशिएंट इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की बात करते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक टर्म है, तो बच्चों इसमें यह कहा गया था कि जस्टिस मतलब धर्म है ना, न्याय जो है वह धर्म होगा, जस्टिस इक्वल टू धर्म, और धर्म के अनुसार ही जो न्याय है वह किया जाएगा। दोनों चीजें जो है वह एक दूसरे से जुड़ी हुई थी कि समाज जो है वह धर्म से चलेगा और धर्म के अनुसार जो न्याय है वह किया जाएगा। न्याय करना जो है एक तरह से धर्म माना गया, मतलब सारी चीजें, दोनों चीजें जुड़ी हुई थी। इसके अलावा इसमें यह कहा जाता है कि एक जो राजा है ना, जो उस वक्त का जो किंग थे, वह उनका एक प्राइमरी जो टारगेट है ना, उनका प्राथमिक कर्तव्य, प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइमरी जो ड्यूटी है, वह एक किंग की होगी कि वह जस्टिस को मेंटेन करे, वह जस्टिस को मेंटेन करे। तो ये एक बात हमने समझी। इसके अलावा देखो बच्चों, अब हम समझते हैं, ये तो इंडियन सोसाइटी में पुरानी बात हो गई। अब हम कुछ थिंकर्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल चीन के कन्फ्यूशियस की। कन्फ्यूशियस की थ्योरी क्या कहती है, कन्फ्यूशियस, इनकी जो थ्योरी है न्याय की वह क्या कहती है, इसको हम समझते हैं। तो देखो बच्चों, ये कहते हैं कि जो सही करेगा उसको इनाम मिलना चाहिए और जो गलत करेगा उसको पनिशमेंट मिले, है ना। तो यहां पर एक बात बस लिख लो जिससे आपको याद आ जाएगा कि जो रॉन्ग डूअर है उनको पनिशमेंट मिले, जो गलत कर रहे हैं, जो रॉन्ग डूअर हैं, उनको पनिशमेंट मिले। और ये जो काम है ये किसका होना चाहिए, ये राजा का होना चाहिए, कि राजा जो है वह एक ऐसी व्यवस्था जो है
वह बना ले कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड मिले और जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, जो गलत काम कर रहा है समाज में, उसको पनिशमेंट दी जाए। तो ये कन्फ्यूशियस के अकॉर्डिंगली जस्टिस हो गया। इसके अलावा देखो बच्चों, जब हम 4th सेंचुरी में प्लेटो की बात करेंगे, प्लेटो की बात हम पहले भी कर चुके, तो अगर हम 4th सेंचुरी की बात करें और इसमें अगर हम प्लेटो की बात करें, तो प्लेटो के अकॉर्डिंगली जो न्याय है, जो जस्टिस है, वह ये कहता है कि अच्छा ये याद रखो बच्चों कि इन्होंने ये जो न्याय का विवरण है ये दिया कहां, तो इनकी बुक है द रिपब्लिक, द रिपब्लिक, ठीक है। इसमें भी इनके द्वारा कुछ ऐसी ही जो बात है वह की गई थी जैसे कि कन्फ्यूशियस ने कहा था। तो द रिपब्लिक जो इनकी बुक है, इसमें इन्होंने जस्टिस को कई तरीके से जस्टिफाई किया। इन्होंने इसमें न्याय की काफी लंबी चर्चा की, अपने शिष्यों के साथ, अपने मित्रों के साथ बहुत सारी जो चर्चा है वह की, है ना, जिसमें कई जो निष्कर्ष है इन्होंने आपस में निकाले भी, कई निष्कर्ष इन्होंने आपस में निकाले कि एक जो न्याय है वह आखिर होना क्या चाहिए, ठीक है। इनके जो मित्र थे, एक का नाम है ग्लाउकॉन एंड एक का नाम है एडिमंटस, ठीक है। तो इनके बीच में एक जो लंबी वार्ता है वह चलती है और न्याय का क्या सरोकार होगा एक सोसाइटी में, वो सारी बातें इनके द्वारा कही गई। और द रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो उसमें लिखा भी हुआ है। साथ ही देखो बच्चों, प्लेटो ये कहते हैं कि प्लेटो के द्वारा ये कहा गया, ये समझा गया, ये मतलब सोसाइटी में जो हम देखते हैं, जैसे कि जनरली आपने एक वर्ड सुना होगा, सेंटेंस, कि वो बुरा आदमी ज्यादा खुश रहता है, सुना होगा ना आपने, है ना, जो गलत कर रहा है वो ज्यादा सही है, जो अच्छा कर रहा है वो परेशान है। आपने इस तरह के जो सेंटेंस है अगर अपने समाज में सुने हैं, याद रखना कि ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं और ये सोचने वाले केवल आप अकेले नहीं है, इसके पहले बहुत बड़े बड़े थिंकर जो है वह इस बात को कह गए, अपनी किताबों में लिख गए। वैसे ही प्लेटो जो है वह लिखते हैं कि मान लीजिए जो टैक्स पे नहीं कर रहा है प्रॉपर, ठीक है, या फिर जो ईमानदार नहीं है, जो गलत तरीके से अपने काम करवा ले रहा है, वो इंसान ज्यादा सुखी है बजाय उसके कि जो इंसान मान लो एक लाइन में लगा 6 घंटे उसी लाइन में लगा है बट उसका नंबर जो है वह आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि लोग जो है वह साइड से आते जा रहे हैं और वो उसी लाइन से चलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीजें क्या बताने कि जो एक व्यक्ति उस चीज को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, जस्टिस को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, सही चलने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए न्याय नहीं है, बल्कि ज्यादा सुखी कौन है? जो कि टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, है ना, जो बदमाश टाइप के लोग हैं वो ज्यादा सुखी हैं। तो ये ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा प्लेटो कह रहे हैं। अब देखो बच्चों कि इन्होंने ये कहा, लेकिन आगे हम बात करेंगे इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाया किसने? सुकरात ने। इसी चर्चा को आगे बढ़ाया किसने? सुकरात ने। सोक्रेट्स। तो अब देखो बच्चों, सुकरात जो है वह क्या कहते हैं? सुकरात कहते हैं कि अगर सभी व्यक्ति जो है वह अन्यायी हो जाएंगे ना, तो ऐसे में सोसाइटी में किसी को भी न्याय मिलना पॉसिबल नहीं होगा। कि अगर सभी व्यक्ति जो है वह अगर अनजस्ट हो गए, ठीक है, सभी व्यक्ति जो है वह कैसे हो गए? अन्यायी हो गए, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? जो अन्याय है, अगर मान लो सभी जो है वह गलत तरीके को फॉलो करने लगे, तो यहाँ पर सभी व्यक्ति क्या करेंगे? everyone were to unjust, everyone were to be unjust। अगर सभी जो है वह अन्यायी हो गए तो इससे क्या होगा कि ये रूल्स को क्या करेंगे? मैनिपुलेट कर लेंगे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो रूल्स हैं उनको मैनिपुलेट कर लेंगे, उनमें परिवर्तन कर लेंगे, और जो कि एक सोसाइटी के लिए दीर्घकालिक रूप से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहते हैं ना कि भाई 2 दिन की जीवन होता है, या फिर 2 दिन का जो कोई गलत करेगा तो वो उसके लिए 2 दिन की बात होती है। तो यहाँ पर वो मैनिपुलेट तो कर रहा है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए, एक सोसाइटी के लिए काफी गलत है। तो यहाँ पर सुकरात के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर सभी को नुकसान हो रहा है ना, तो ये एक गलत तरीका है, और इसलिए सोशल जस्टिस का मतलब है कि सभी को लाभ होना चाहिए, किसी के साथ नुकसान ना हो। तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि इसके अकॉर्डिंगली, सुकरात के अकॉर्डिंगली जो जस्टिस है, वेल बीइंग ऑफ ऑल पीपल, सभी को जो है वह एक लाभ की स्थिति रहे, सभी जो है वह ठीक रहे, ये सुकरात के अकॉर्डिंगली जस्टिस है। इसके अलावा हम इमैनुअल कांट की बात करते हैं, ठीक है, हम इमैनुअल कांट की बात करेंगे और इनके अकॉर्डिंगली जो जस्टिस है, इमैनुअल कांट, ठीक है,
इन्होंने ये कहा बच्चों, केवल कांट लिख देती हूँ इंग्लिश में, समझ जाइएगा। इन्होंने ये कहा कि चूंकि सभी मनुष्यों की गरिमा है, ऑल पर्सन्स आर डिग्निटी, ऑल पर्सन्स आर डिग्निटी, है ना, और इसलिए इन्हें अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि इन्हें अवसर जो है वह समान रूप से मिले अपने विकास का, तो इसके लिए एक समाज में जो न्याय है उसका होना बहुत जरूरी है, और इस तरीके से ये जो बातें हैं वह की जाती हैं। अब फिर से ध्यान से सुनो, कुछ और इंपॉर्टेंट जो बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली जो शुरुआत है वह हमने कन्फ्यूशियस से की, ठीक है। और अच्छा, इसके पहले भी शुरुआत हमने एंशिएंट सोसाइटी से की, कि अगर हम भारतीय समाज में बहुत पहले की बात करें तो यहाँ पर विभिन्न परंपराओं में जो न्याय का प्रश्न है वह काफी जूझता रहा, और ऐसे में जस्टिस जो है इसे धर्म से जोड़ा गया, और एक राजा का प्राथमिक कर्तव्य पाया गया कि वह क्या करे, जो सही कर रहा है उसे पुरस्कार दे और जो गलत कर रहा है उसको सजा दे। इसके अलावा कन्फ्यूशियस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर कन्फ्यूशियस के द्वारा क्या कहा गया, तर्क दिया गया कि यहाँ पर भी कि रॉन्ग डूअर जो है उसको पनिशमेंट करे, है ना, और जो सही कर रहे हैं उनके लिए पुरस्कार की एक व्यवस्था की जाए। प्लेटो की पुस्तक जो थी द रिपब्लिक, याद रखना द रिपब्लिक जो पुस्तक है वह प्लेटो की बुक है, जिसमें कि न्याय के बारे में कहा गया है, और इनके जो बाकी दोस्त थे उनके साथ मिलकर काफी कुछ इसमें लिखा और समझा गया। वही सुकरात जो है वह क्या कह रहे हैं कि भले आप ये कह दो कि एक जो अन्याय है, जो अपने स्वार्थ के अनुसार कानून बना रहा है, वो व्यक्ति ज्यादा सही है या ज्यादा सुखी है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए सोसाइटी के लिए बहुत गलत है, क्योंकि सभी के लिए जो विकास और सभी के लिए अच्छा जो एक वातावरण है वह मिलना चाहिए। तो सुकरात यही कहते हैं कि सभी व्यक्ति अगर कानून का पालन करेंगे तभी हम एक सोशल जस्टिस वाली जो सोसाइटी है उसको हम पा सकेंगे, है ना, वही न्याय संगत है, वही सही है। क्लियर है। इसमें यह कहा जाता है कि मान लो एक डॉक्टर को, एक एग्जाम्पल, कि एक जो डॉक्टर है उसे अपने मरीजों की चिंता नहीं है, और एक डॉक्टर जिसे अपने मरीजों की चिंता है, तो यहाँ पर सामाजिक भलाई के लिए काम कौन कर रहा है, सामाजिक न्याय के लिए काम कौन कर रहा है, जिसे चिंता है, जिसे एक टीचर को अगर चिंता है स्टूडेंट्स की कि भाई एग्जाम है उसके पहले जो चीजें है वह कवर हो जाए, केवल खाना पूर्ति ना हो, आपका जो सिलेबस है वह पूरी तरीके से ठीक से कवर हो जाए, कि आप उसमें से कुछ रिजल्ट भी निकाल पाए, है ना, आप जो है एग्जाम में कुछ परफॉर्मेंस भी जो है अपनी दे पाओ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों कि इन द लास्ट सोसाइटी में अगर आप सोचते हैं कि एक न्याय संगत तरीके से चीजें चले, तब तो सभी के लिए जो न्याय है वह मिलना ही चाहिए, यही जस्टिस होगा। और ऐसे ही जर्मन दार्शनिक, जब हम इमैनुअल कांट की बात करेंगे तो इमैनुअल कांट ये कहते हैं कि चूंकि हर मनुष्य की गरिमा होती है, और अगर सभी व्यक्तियों की गरिमा को आप स्वीकृत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो अवसर है, उसे अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए जो अवसर है वह मिलना चाहिए, और ऐसा ही जो समाज है वह जस्टिस कहलाएगा। तो ये सोशल जस्टिस की कुछ डेफिनेशंस थी। अब मान लो आपने लिखा सामाजिक न्याय क्या है ना, तो अब आप लिख पाएंगे कुछ लोगों की जो बातें हैं, कुछ लोगों के जो कोट है दार्शनिकों के, थिंकर्स के, वो भी आप लिख पाएंगे। इसके अलावा आप देखो एक एक वर्ग को अगर हम टारगेट करें कि वुमेन के लिए क्या है, ठीक है, बाकी लोगों के लिए क्या है, अदर कम्युनिटीज के लिए क्या है, SC ST माइनॉरिटीज के लिए क्या है, एजुकेशन हेल्थ को लेकर क्या है, तो वो सारे जो मुद्दे हैं वे इसमें बाद में जुड़ जाते हैं, लेकिन भूमिका में आप इसकी 1-2 लाइन यूज करेंगे। किसकी भूमिका की बात कर रही हूं मैं, यूपीएससी मेंस के जो ये 10 टॉपिक्स है ना, इसमें मान लीजिए आप चिल्ड्रन की लिखे या फिर आप माइनॉरिटीज की लिखे, तब आप सोशल जस्टिस की स्टार्टिंग में 2 लाइन लिख सकते हैं, या फिर आप सामाजिक न्याय में जो इमैनुअल कांट ने कहा, जो प्लेटो ने कहा, सुकरात ने कहा, उसको चीज को कोट कर सकते हैं इस पे, है ना। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इन सभी क्वेश्चंस में लिखने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, इसकी 1-1, 2-2 लाइन का। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं कि बच्चों हमने न्याय की तो बात कर ली, लेकिन इस न्याय को प्राप्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं। इस न्याय को प्राप्त करने के जो है वह 3 तरीके हो सकते हैं। तो इसमें देखो पहला तरीका क्या है, 3 तरीके हैं। 3 तरीके में पहला तरीका ये है कि सबसे पहली बात तो कि जो लोग समान हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, ठीक है, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचें कि सभी व्यक्ति समान है, लेकिन अगर कोई स्पेशल प्रिविलेज जो है वह नहीं है, किसी के स्पेशल प्रिविलेज नहीं है, तो आगे हम इसमें देखते हैं कि मान लीजिए कल हमने बात की थी कि इक्वलिटी जो है वह सभी के लिए, सभी लोग समान है, लेकिन अगर हम PM की बात करें या फिर हम अपने जनरल
की बात करें तो यहाँ पर सेना का जो जनरल है या जो पीएम है, उनका चूंकि स्टेटस है, उनका चूंकि रैंक है, हमारे एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, तो उसके लिए जो गरिमा है वो काफी ज्यादा होगी, उनके लिए जो सम्मान है वो काफी ज्यादा होगा। वो फिर एक सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता कि नहीं मुझे भी वही ट्रीटमेंट मिलेगा, मुझे भी वही सोशल स्टेटस दो जो कि एक पीएम का है। तो यहां पर ठीक है, या कि बाकी सब कहें कि नहीं हमें भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए एंड बाकी सारी चीजें, हम भी जाएंगे रूस से वार्ता करने। तो यहां पर बच्चों ये सारी जो चीजें है ना, वह इक्वल ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं कर रही, तो वो स्पेशल प्रिविलेज में आ जाएंगे, जो कि इसके बाद वाला विषय है। तो पहली बात तो ये होती है कि समान लोगों के प्रति समान व्यवहार हो। फिर दूसरी बात ये होती है कि समानुपातिक रूप से जो न्याय है वह होना चाहिए। समान के लिए हर चीज को आप इक्वल नहीं कर सकते, है ना। जैसे लास्ट हमने कल इक्वलिटी में बात, अब देखो सारी चीजों की तुलना होगी, क्योंकि अगर प्रश्न आएगा तो केवल सोशल जस्टिस से नहीं आएगा, हो सकता है समानता के साथ जोड़ के सोशल जस्टिस को पूछ लिया जाए, हो सकता है फ्रीडम से जोड़ के सोशल जस्टिस को पूछ लिया जाए। तो आपने फ्रीडम भी पढ़ लिया, आपने इक्वलिटी भी पढ़ लिया, आपने जस्टिस भी पढ़ लिया, तब आप इन तीनों को इंटरलिंक करके एक बहुत अच्छा आंसर तैयार कर सकते हो। हाँ, उसके लिए शर्त जरूर है, और वो शर्त ये है कि आप रिवाइज करते रहो, है ना। रिवाइज जब करोगे, जब कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होंगे कि अच्छा इसके ये पॉइंट है, इसके ये पॉइंट है, क्वेश्चन की ये डिमांड है और मैं यहाँ पर इस कंटेंट को रख सकता हूँ, रख सकती हूँ, तभी आपको जो बेनिफिट है वह क्लासेस का होगा। सो रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो पहली बात क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल, मतलब एटलीस्ट जो लोग समान है उनके साथ समान व्यवहार किया जाए। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल इक्वली, समान लोगों के प्रति समान व्यवहार हो। सो द indicate the principle of treating people equally. All individuals share certain characteristics as human beings, therefore they deserve to be treated equally and provide with equal rights. तो चूंकि सभी की जो चारित्रिक जो विशेषता है एक तरह से वह समान है, और इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उन सभी को इक्वल राइट्स देना चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार जो वह करना चाहिए। सेकंड, इसमें यह कहा जाता है कि it also prohibits discrimination on the ground of class, caste, gender एंड रेस। तो यहाँ पर जाति, वंश, लिंग या फिर जन्म स्थान या फिर जो वर्ग है उसके आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो पहली बात तो क्या कही जा रही थी कि सभी लोग समान है, सभी को समान रूप से ट्रीट करो। सेकंड, इसमें कहा जा रहा है कि आप इन बातों के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं कर सकते। ये क्या है, ये हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 है ना, आर्टिकल 15। फॉर एग्जाम्पल, 2 इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड शुड बी पेड सेम रिवॉर्ड एंड सेम काइंड ऑफ जॉब। मान लीजिए बच्चों कि यहाँ पर जो पिज्जा डिलीवरी बॉय की अगर हम बात करें तो वहां पर सेम वर्क है, सेम काइंड ऑफ जॉब हो गया, है ना। लेकिन और यहाँ पर जो 2 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 लोग काम कर रहे हैं ये डिफरेंट कम्युनिटी के हैं। मान लीजिए एक ये ए कम्युनिटी का है, एक बी कम्युनिटी का है। कायदा क्या कहता है कि दोनों को जो है वह 100 रुपए ही मिलने चाहिए, दोनों को 100 रुपए जो सैलरी है यही मिलने चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप इससे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि ये ए कम्युनिटी का है तो इसको 500 मिलेगा, ये बी कम्युनिटी का है इसलिए इसको जो है वह 300 मिलेगा। तो यहाँ पर इस तरह की जो इनइक्वालिटी है ये जस्टिस नहीं कहलाएगी। ये जो इनइक्वालिटी है बच्चों ये न्याय नहीं है, ये जस्टिस नहीं है, है ना। तो ये एक तरह से इनजस्टिस हो गया और एक सोसाइटी में ऐसा होना काफी खतरनाक होता है। तो बेसिकली याद रखना है आपको कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वली जो है ये क्या कहेगा, ये जो यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ना ये रिक्वायर करेगा सेकंड कंडीशन को। अगर आप सभी को समान व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उनसे भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इसको रीजन में लिख दूं, इसको मैं असर्शन में लिख दूं, कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है, तो ये कारण हो गया कि आप किसी से क्लास, कास्ट, जेंडर को लेकर आप बायस्ड नहीं हो रहे हो। फर्स्ट आपका परिणाम हो गया एक तरीके से कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग पीपल इक्वली, है ना, समानता के साथ व्यवहार जो है वह किया जाना चाहिए। तो दोनों बातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर बच्चों ये कहा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल राइट्स जो है वह सभी को समान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कल हमने पॉलिटिकल इक्वालिटी में जो बात की थी वही हमें यहाँ पे भी करनी है। देखो चीजें कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों। तो पॉलिटिकल जो राइट्स है, फॉर एग्जांपल हम राइट टू लाइफ की बात करें, वोट की बात करें, है ना, राइट टू लाइफ जीवन के अधिकार की हम बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की हम बात करते हैं, एंड हम बात करेंगे प्रॉपर्टी की, संपत्ति की। तो ये जो अधिकार है वे सभी को बराबर होना चाहिए, ना कि किसी कम्युनिटी को ज्यादा हो किसी कम्युनिटी को कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर समान लोगों के लिए जो समान बर्ताव है वह किया जाना चाहिए। तो ये आप समझ गए कि फॉर एग्जाम्पल ये तो कम्युनिटी का एग्जाम्पल हो गया। अब इसी में हम फीमेल एंड मेल की बात कर ले,
ठीक है, कि मान लीजिए जो महिला है इसी काम को करने का है ना, आप इसे कितना दे रहे हो 500, और सेम वर्क, सेम नेचर है वर्क का, है ना, सेम जॉब नेचर है, उसके बाद भी आप एक पुरुष को यहाँ पर 1500 मान लीजिए किसी सेम काम के लिए पे कर रहे हैं, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सोशल इनजस्टिस में आएगा। तो अगर मान लीजिए आप कभी वुमेन एंड फीमेल जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इस पर अगर कोई पॉइंट आप लिख रहे हैं, तब भी आप सोशल जस्टिस की ये जो पॉइंट्स है इसका आप यूज कर सकते हैं, आर्टिकल 15 का आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बच्चों मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हो, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम आंसर राइटिंग बनती नहीं है, आंसर राइटिंग समझ में नहीं आता क्या लिखे क्या ना लिखे। मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ, कोई भी आंसर इस पूरे संसार में, कोई भी ज्ञान ऐसा नहीं जो एब्सोल्यूट हो, जिसके अलावा कुछ होना, जिसके बियॉन्ड कुछ ना हो, है ना। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हाँ एकदम डिफरेंट तरीका नहीं कि पूछा गया पॉलिटिकल क्वेश्चन आप साइंस लिख के आ गए, वो तरीका नहीं होता। अदरवाइज हर एक क्वेश्चन को कई तरीके से लिखा जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं मैम आंसर लिखवा दीजिए, आंसर मैं प्रॉपर अगर लिखवाऊंगी वो ज्यादा खतरनाक है आपके लिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि अब इसी को याद कर लो, ये आदर्श आंसर है, क्योंकि उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे कि सभी स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी अलग अलग होती है, यूपीएससी के लिए सेम वही फॉर्मूला है बच्चों की। यहाँ पर आप जो आंसर लिख रहे हैं आपके लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कोई फ्लो चार्ट में लिख रहा है, कोई और कंटेंट डाल रहा है, कोई दूसरा अलग कंटेंट डाल रहा है, किसी ने करंट अफेयर के एग्जाम्पल डाले तो किसी ने पॉलिटिकल आर्ट, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल डाल दिए, उसको उस बात पर नंबर मिल गए। तो यहाँ पर कभी भी आप ये ना सोचे कि नहीं जो सेम फॉर्मेट किसी और ने अपनाया वही सेम फॉर्मेट आप अपनाएंगे। जैसे कि कमेंट्स में जब मैं देखती हूं तो काफी सारे बच्चे ऐसे जिनके आंसर एकदम सेम मिलते हैं, तो पता नहीं कि वो सेम आंसर इस वजह से है कि उसी का कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है, या फिर वो सेम आंसर इस वजह से कि हमने सेम कंटेंट पढ़ा है। तो आपकी थिंकिंग पावर उसमें कहाँ है, आपकी थॉट प्रोसेस उसमें कहाँ लगी। तो जब तक सोचोगे नहीं कि मैं इसमें और क्या लिख सकती हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तब तक कैसे आपका आंसर अच्छा होगा। तो आंसर लिखने के लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए चीजों को कि आपको लिखना क्या है। तो सोशल जस्टिस अब अगर कहीं भी सोशल जस्टिस को लिखो आप ये सारी चीजें यूज करोगे, ठीक है। चलो तो एक बात हो गई। अब सेकंड हम बात करेंगे समानुपातिक न्याय की। वहां पे तो हमने समान लोगों के लिए समान न्याय की बात कर ली और हमने कुछ आधार देख लिए जिसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे प्रोपोर्शनेट जस्टिस की, समानुपातिक न्याय, ठीक है। समानुपातिक न्याय, अनुपात का मतलब क्या होगा, कोई चीज किसी के अनुपात में है ना। तो यहाँ पर समानुपात, अगर प्रोपोर्शनेट जस्टिस की बात करेंगे बच्चों, देखो अगर आप ये सोचें कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि सभी के लिए समान चीजें हो, वुमेन को समान हो एंड बाकी जो अगर दो कास्ट के लोग हैं उनको सेम सैलरी हो, लेकिन क्या अब यहाँ पर एक और डायमेंशन आ गया सोचने का। वहां पर तो हम ये दो वर्ग की बात कर रहे थे, तो एक तरह का जस्टिस हो गया, एक तरह की स्वतंत्रता और समानता की बात हो गई। अब अगली बात क्या हो सकती है, अगला जो थॉट हमारे दिमाग में आता है कि हमने ऐसी तो चर्चा कर ली कि मेल और फीमेल को या दो कास्ट के व्यक्तियों को सेम पे होना चाहिए, सेम वर्क नेचर के लिए, सेम जॉब नेचर के लिए। लेकिन अगली जो बात होती है कि मान लो डिफरेंट डिफरेंट वर्क है, ठीक है, कोई आईएएस ऑफिसर है और यहां पर कोई जो है वह डॉक्टर है, इसके अलावा कोई जो है वह आपका वर्कर है। तो क्या अब आप ये कहोगे कि नहीं सभी को जो है वह इक्वल सैलरी मिलना चाहिए, सभी को जो है वह गवर्नमेंट जो है वह ऑफिशियल एक गाड़ी जो है वह प्रोवाइड कराए, ठीक है, सारी चीजें दे, सारी सुविधाएं दे। तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप ये सोचो कि अलग अलग जॉब प्रोफेशन है, सबको सैलरी मिले, तो ये भी तो गलत है ना। तो वो एक तरह से जो हमने इसके पहले पढ़ा कि सभी को इक्वली ट्रीट करना है सभी पीपल्स को, ये उसी का एक तरह से काउंटर हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लो जॉब नेचर अलग अलग है, कोई आईएएस है, कोई डॉक्टर है, कोई वर्कर है, ठीक है, तो इन सबको सैलरी भी अलग अलग होगी। इसके अलावा ये देखो कि मान लो एक तो आपका उदाहरण ये हो गया, ठीक है, द प्रिंसिपल इंडिकेट रिगार्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन ऑफ द स्केल एंड क्वालिटी एंड देयर एफर्ट। तो यहां पर देखो उनके जो प्रयास किए जा रहे हैं और उनका जो क्वालिटी है, गुणवत्ता, उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग पेमेंट हो। अब देखो एक एग्जाम्पल था ये, तो अब सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है। सेकंड एग्जाम्पल इसका है कि अगर हम क्लास में स्टूडेंट्स की बात करें, स्कूल में अगर हम बात करें बच्चों, तो क्या स्कूल में एक टॉपर को और एक जो सबसे नीचे से टॉप करता हो, क्या इन दोनों को हम सेम मार्क्स दे दे, सभी को हम 70 मार्क्स दे देते हैं। तो एक टॉपर जो इतनी मेहनत कर रहा था उसका क्या मतलब है, जिसने साल भर पढ़ा उसका क्या मतलब है ना, वो तो हतोत्साहित होगा। तो ये जस्टिस तो नहीं है, ये जस्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या रिक्वायर होता है, इट इज जस्ट टू रिवॉर्ड डिफरेंट जॉब डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑन द एफर्ट एंड स्किल्स।
रिक्वायर्ड एंड द डेंजर इन्वॉल्व, है ना। मान लीजिए अगर हम ये देखें कि क्या उसकी स्किल्स है, क्या कितना काम वो जो है वह खतरनाक है, उसी के प्रोपोर्शनली जो है आपको उससे ट्रीटमेंट करना है। तो एक तरीके से याद रखना कि ये जो आपका प्रोपोर्शनेट जस्टिस है, ये एक तरह से बैलेंस करेगा इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल को, है ना। तो ये क्या कर रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल को बैलेंस करेगा प्रोपोर्शनेट वाला। अब हम बात करेंगे थर्ड की, तीसरे की। तो तीसरा नियम क्या कहता है, तो हम यहां पर अभी बात कर रहे हैं कि न्याय क्या है, वो हमने समझा। 4-5 थिंकर्स की हमने बात की, उनके अकॉर्डिंगली न्याय क्या है। अब न्याय के सिद्धांत में जो है वे 3 बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी फॉलो किया हुआ है। तो यहां पर एक अगली बात आती है कि अब तक हमने 2 बातें कर ली, तीसरी बात जो रह गई कि मान लीजिए किसी कोई स्पेशल नीड पर्सन है, फॉर एग्जांपल हम किसी डिसेबल पर्सन की बात कर ले, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन की बात कर ले, फिजिकली डिसएबिलिटी की बात कर ले, तब ऐसे में क्या उसको और आपको एक साथ रखना सही है? ठीक है, क्या जो फिजिकली चैलेंज जो पर्सन है अगर वो व्हील चेयर पर है तो क्या आप भी व्हील चेयर पर आओगे, या फिर उसको आप स्पेशल कुछ रूल्स या फिर कुछ उसको ऐसे नियम बना देंगे कि वो भी अपने बेसिक नीड्स को आसानी से पूरा कर पाए? तो यहाँ दूसरा तरीका ज्यादा सही है। This principle is based on distributing reward and duties on the basis of special needs of people such as age, physical disability and lack of access to good education and health care। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि इसी कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं वो आपका इसी में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने कल सकारात्मक कार्यवाही की बात की थी। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कोई फिजिकल डिसेबल है तो इसके लिए अलग से बैंक में जाने के लिए रेलिंग लगवा देना, या फिर अलग से स्टेशन रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर जाने के लिए बाकी एक्सेस के लिए स्पेशल जो सुविधाएं हैं वह कर देना। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्या कहते हैं, रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, कि किसी की विशेष जरूरतों का ख्याल रखते हुए उसके साथ विशेष व्यवहार कर देना, ये भी न्याय कहलाता है। न्याय केवल समानों में समान व्यवहार नहीं है और ना ही केवल आनुपातिक या प्रोपोर्शनल है, बल्कि इसके अलावा जो विकलांग है या फिर जो स्पेशल किसी तरह से चैलेंजिंग पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से जो स्पेशल व्यवस्थाएं हैं वह कर दी जाए। इसको हम क्या कहेंगे, ये भी आपका जस्टिस का एक नियम है, सिद्धांत है ये। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि फिजिकली चैलेंज मैंने आपको बताया था कि मेट्रो में आप देखेंगे कि अलग से जो व्यवस्था है वह फिजिकली चैलेंज के लिए, चैलेंज वाले व्यक्तियों के लिए की गई है। तो इक्वल ट्रीटमेंट वाली बात हो गई, समानुपातिक न्याय वाली बात हो गई, है ना। और यहाँ पर अगर हम ये देखें कि विशेष जरूरतों का जो विशेष ख्याल है, तो सामाजिक न्याय को बढ़ाने का एक तरीका होता है बच्चों ये। अगर हम इसी चीज पर रिजिड रहे नहीं कि नहीं सभी के लिए समान करो, सभी के लिए समान करो, एक व्यक्ति जो ऑलरेडी काफी खा चुका है उसको भी उतना ही आप खाना दो जितना कि आप 4 दिन से भूखे व्यक्ति को दो। तो यहाँ पर दोनों की कंडीशंस में चूंकि अंतर है ना। यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर जॉब को लेकर, गवर्नमेंट के द्वारा बच्चों अगर जॉब में एंड एजुकेशन में, जॉब में एंड एजुकेशन में अगर रिजर्वेशन किया जाता है या फिर सीट कोई कोटा बना दिया जाए, ठीक है, या तो सीट रिजर्व कर दी जा रही है, कोटा बना दिया जा रहा है कि इस पे केवल फिजिकली जो चैलेंज व्यक्ति है केवल यही इस सीट के लिए हकदार होगा, इसके अलावा कोई और नहीं। तो ये जस्टिस का एक तरीका है। इसमें आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मेरे साथ तो अन्याय हो गया, है ना, इसके 2 पैर नहीं थे, आपके दोनों हैं, सलामत हैं। तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि इसको मुझसे आगे क्यों रखा गया, क्योंकि ये एक वो कुछ और काम नहीं कर सकता था, आपसे ज्यादा उसको जरूरत थी, सीधी सी बात इतनी है ना। तो यहां पर देखो रिजर्वेशन का मामला क्या कहता है कि मान लो एक ऐसा जो करोड़पति खानदान से वो ठीक ठाक हो, उस घर का बेटा अगर आईएएस ना बने तो उसको कितना फर्क पड़ेगा, बजाय इसके कि एक झोपड़पट्टी वाला एक मजदूर जिसने अपने बच्चे को आईएएस बनाने के लिए अपने खेत बेच दिए, उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ बेच दिया और वह फिर 3-4 साल में आईएएस बन गया। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अगर उस गरीब को, है ना, या फिर वो जो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था, चूंकि उसके पास उतनी धन संपदा, उतनी वेल्थ नहीं थी, उसको आपसे ज्यादा कम नंबर लाने पर भी उसका सिलेक्शन हो गया। तो क्या यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, सबसे बड़ा मुद्दा अगर आप फ्रीडम की बात करो, इक्वालिटी की बात करो, जस्टिस की बात करो, तो आप सभी को आगे हम उस पर आने वाले हैं जब हम रोल्स की बात करेंगे। जो रोल्स की बात करेंगे वही थ्योरी है कि अगर आपको ऐसे अवसरों को किसी और को देना हो, आपको पता है कि भविष्य में आपके जो बच्चे हैं वह उस चीज से प्रभावित होंगे, तब आप किस तरह का समाज निर्माण करेंगे। उसी बात पर हम आएंगे कि अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, अगर हम कोटा की बात करें, है ना, तो यहां पर ऐसे लोग मान लो जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय हो रहा है और जो काफी तरीके से इकोनॉमिकली
सोशली एंड अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो बहुत ज्यादा पीछे हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या स्पेशल प्रोविजन करना कितना सही है। ठीक है, चलो अब हम आगे देखेंगे और अब हम बात करेंगे एक न्यायपूर्ण बंटवारा क्या होना चाहिए। न्यायपूर्ण बंटवारे के बाद हम रॉल्स के सिद्धांत की बात करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, इसमें आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ये आखिर होगा कैसे। तो हम इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, अगर धन संपदा को बांटने की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वह इस तरह की पॉलिसी बनाए, जो गवर्नमेंट है वह इस तरह की पॉलिसी मेकिंग करे कि सब और बहुत ही ज्यादा इंश्योर करे एक फेयर मैनर में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह होना चाहिए। एक निष्पक्ष तरीके से एक फेयर मैनर में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वह होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर काफी सारे ऐसे हम बेसिक गुड्स की बात कर सकते हैं। बेसिक गुड्स में आएगा जैसे कि हम रिसोर्सेज में देखें हेल्थ की, एजुकेशन की, हेल्थ हो, एजुकेशन हो। तो गवर्नमेंट जो है इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है वह काम करे, इससे बंटवारा होगा। इसके अलावा देखो कि अगर हम चाहते हैं कि न्यायपूर्ण बंटवारा हो तो इसके लिए दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ऑल ओवर अगर हम सोसाइटी में देखें तो बहुत ज्यादा सोशल इनइक्वालिटी जो है वह अब डेवलप हो गई है। सोशल इनइक्वालिटी जो है वह अब डेवलप हो गई। अब इसे कैसे दूर किया जाएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है बच्चों, पुनः वितरण कर सकती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है फिर से क्या कर सकती है, चीजों को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, पुनः वितरण कर देना। फॉर एग्जाम्पल आपने भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म सुने हैं, ये क्या है। भूमि सुधार की अगर हम बात करें तो बच्चों आप देखेंगे कि मान लीजिए एक जो व्यक्ति है, जब देश आजाद हुआ था वह 100 गांव का मालिक था, 1000 गांव उसके अंदर में आते थे, इतना बड़ा जमींदार था। और एक जो किसान है वह दूसरे के यहाँ एक तरह से काश्तकारी कर रहा था, उसके यहाँ मजदूरी का काम कर रहा था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा अगर भूमि का सुधार किया गया तो वो इसी बेस पर आधारित था कि अगर समाज में असमानता चूंकि उस वक्त हो गई थी, प्रणाली ऐसी चल रही थी हमारे देश में, कॉलोनियल पीरियड में इस तरीके से जमींदारी व्यवस्था एंड बाकी सारी चीजें चली आ रही थी कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी जो है वह बढ़ गई थी। कुछ ही केवल लोग ऐसे थे जिनके पास धन का संकेंद्रण हो चुका था, बाकी जगह पर वेल्थ कंसंट्रेशन जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ था। तो अब गवर्नमेंट के पास इस चैलेंज के बाद दूसरा चैलेंज क्या आता है कि वह चीजों को अपने पास ले ले और फिर से जो है वह बांटे। और ऐसे में आप देखेंगे कि लैंड रिफॉर्म्स जो है, भूमि सुधार जो है वह काफी किए गए थे। ठीक है, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बच्चों इक्वल एक्सेस देना जॉब में, एजुकेशन में, इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, एक तरीके से ये जो एक फेयर मैनर है वह हो सकता है, न्यायपूर्ण बंटवारा हो सकता है। ठीक है, अब देखो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक और सुधार हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम आर्टिकल 17 की बात करेंगे। आर्टिकल 17 कल भी हमारी चर्चा हुई थी समानता को लेकर कि यहां पर कास्ट को लेकर काफी सारे जो पहले से पूर्वाग्रह हमारे समाज में चले आ रहे थे कि कोई निम्न वर्ग का है तो वह उसी काम को अपनाएगा जो कि उसके बाप दादा काफी समय से करते आ रहे हैं, है ना, जो एक तरह से पैतृक रूप से वह करता आ रहा, केवल उसी काम को करेगा। इसके अलावा एजुकेशन में एंड बाकी जॉब्स जो है वह ये उसको अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन जब हम बात करेंगे अस्पृश्यता की, पब्लिक एक्सेस नहीं था इसके पास बाकी चीजों का, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव जो असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसने आर्टिकल 17 को इसमें शामिल किया जिसमें कि लोअर कास्ट को पब्लिक प्लेसेस का जो एक्सेस है वह दिया गया और उसे इस चीज से अयोग्य करार देना, किसी कास्ट के आधार पर उसको कोई पब्लिक एक्सेस, मान लीजिए कोई रोड है, कोई कुआं है, कोई तालाब है, कोई होटल है, कोई मनोरंजन का स्थल है, उसे कोई मंदिर है, उसमें उसे यूज ना करने देना, एक तरीके से ये अपराध है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो गवर्नमेंट ने है वह कोशिश की कि समाज में एक न्यायपूर्ण बंटवारा कैसे होना चाहिए कि सबसे पहले तो इस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए
और अगर पहले से सोशल इनइक्वालिटीज हो गई हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूट करें। फॉर एग्जांपल जमींदारी व्यवस्था में जो किया गया था उसमें सुधार किया गया, उसको खत्म किया गया जमींदारों को, और यहाँ पर जमींदारों नहीं मतलब जमींदारी व्यवस्था एंड लैंड रिफॉर्म्स जो किए गए, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे सो आर्टिकल 17। तो अगर प्रश्न आता है कि एक समाज में गवर्नमेंट जो है वह किस तरीके के प्रयास कर सकती है, तो यही प्रयास आपको लिखना है। अब हम चलेंगे एक इंटरेस्टिंग थ्योरी की तरफ जो कि है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स के द्वारा जो इनकी बुक है, जो इनकी पुस्तक थी आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसमें इन्होंने ये बात कही। ठीक है, आ थ्योरी ऑफ जस्टिस में इन्होंने न्याय को लेकर कुछ सिद्धांत दिए। अब देखो वो सिद्धांत आखिर थे क्या। ठीक है, तो देखो इनके द्वारा ये कहा गया बच्चों कि आप जो है जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है, सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाती हूं फिर आप समझ पाओगे। इस डायग्राम को ठीक से देखो। जॉन रॉल्स की थ्योरी कहती है, ठीक है, कि आप जो है वह इस तरफ हो। जॉन रॉल्स की थ्योरी कहती है कि बीच में बच्चों एक पर्दा लगा दो। बीच में जो है वह एक क्या लगा हुआ है, एक पर्दा लगा हुआ है, और इसको हम कह देते हैं अज्ञानता का आवरण। अज्ञानता का आवरण, ठीक है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इनकी जो थ्योरी है वह कहती है कि बीच में हम एक पर्दा लगा देते हैं। ठीक है, अपनी सोच पर कल्पना करते हैं हम एक बात को, हमें ये नहीं पता कि पर्दे के पीछे हम किस रूप में आने वाले हैं, तो आप किस तरह की जो सोसाइटी है उसको बनाना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो जब हम शुरुआत में बात करेंगे कि एक सोसाइटी में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या रेगुलेशंस होने चाहिए, किस वर्ग किस कम्युनिटी के पास कौन से अधिकार हो कौन से अधिकार ना हो, तब और आपको अगर ये तय करना है, ठीक है, आपने मान लो तय कर लिए, लेकिन आपने केवल अपर कास्ट के लिए तय किए क्योंकि आप दैट टाइम अपर कास्ट के अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। अज्ञानता का पर्दा कहता है कि आप ऐसे रूल्स बनाओ कि आपको ये नहीं पता कि आपका समाज में जो आप आओगे वह किस रूप में आओगे। आपने मान लीजिए फीमेल्स को कम राइट दिए, लेकिन बाद में आप जो है एक फीमेल के रूप में पैदा हो गए। आपने लोअर कास्ट के लिए कम राइट दिए, उसको एजुकेशन राइट नहीं दिए, उसको बाकी एक्सेस नहीं दिया रिसोर्सेज का, आप बाद में उसी घर में पैदा हो गए। तो यहां पर जॉन रॉल्स का जो थ्योरी है बच्चों वो ये कहता है कि इमेजिन करो एक ऐसी सोसाइटी को जब आपको अपनी पोजीशन ना पता हो और तब आप रूल्स बनाओ। ठीक है, तब देखो जैसे कि मान लो आपको किसी 4 व्यक्तियों को समान जो रूल है, समान जो शक्तियां है वह देनी है, लेकिन आपसे ये कहा गया कि ठीक है तुम क्या करो, तुम नियम बनाओ, लेकिन इन 4 में से तुम कौन होगे ये तुम्हें नहीं पता। आपने 4 जगह 4 चीजें रखी हुई हैं, ठीक है, और आपको ये नहीं पता कि इन 4 में से आपका जो हिस्सा है, जो भाग है वह क्या होगा। ये बिना सोचे आपने तो यहाँ पे सब बराबर बराबर रखोगे कि क्या पता मेरे हिस्से में क्या आ जाएगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सब कुछ एकदम बराबर बराबर रखा, और फिर जब आपको पता चला कि अच्छा मेरा ये हिस्सा है, तब आप खुश हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बराबर अधिकार है, आपके पास ठीक ठाक चीज आई। इसके अलावा आपने क्या किया, एक तरफ हिस्सा बहुत ज्यादा रख दिया, एक तरफ जो हिस्सा है वह बिल्कुल छोटा सा रख दिया। आप पता चला कि आपके हिस्से में तो ये आ गया। आपके हिस्से जैसे आप देखेंगे कि भाई बहन का जो हिस्सा है, समटाइम्स घरों में आप इस चीज को देखते हैं कि मान लीजिए आपने 2 हिस्से किए और आपका जो ज्यादा आपने हिस्सा बचाया तो वो आपका भाई लेके भाग गया। तो यहां पर क्या था कि आपने पहले ही बंटवारा गलत किया था, बराबर बराबर भाग रख लेते, है ना, कि अगर वो एक भाग लेकर भाग भी जा रहा है तब भी आपके पास उतनी ही चीज बची हुई है। तो जॉन रॉल्स बस यही कह रहे हैं कि एक अज्ञानता का पर्दा अपनी आंखों पर डालो, अपने दिमाग पर डालो, जैसे कि कहा व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इस थ्योरी का नाम दिया व्हील ऑफ इग्नोरेंस। इसका मतलब है कि आपने इस चीज को आप इग्नोर कर दो, ठीक है, आप इग्नोर कर दो कि आप भविष्य में क्या होने वाले, आपकी क्या पोजीशन होगी, ये आपको नहीं पता। और ये जो नहीं पता ना, इसी को अज्ञानता कहा, कि एक अज्ञानता का आवरण ओढ़ लो और फिर जो है वो सोसाइटी बनाओ, फिर सोसाइटी के लिए नियम बनाओ, रूल्स बनाओ। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप यहाँ पर हो सकता है आप विकलांग बन के आ जाओ, और आपने विकलांगों के लिए तो सुविधाएं ही नहीं दी, उनका तो भाग ही नहीं रखा, तब क्या होगा। तो यही जॉन रॉल्स कहते हैं कि इमेजिन करो, ठीक है, जब हमें ये ना पता हो, वी डोंट नो, समझ में आया कुछ वी डोंट नो, हमें ये नहीं पता हमारी जो पोजीशन है वह क्या होगी एक समाज में, ठीक है, और इसके बाद हम अपर कास्ट होंगे, हम लोअर कास्ट होंगे, अपर में आएंगे, लोअर में आएंगे, किसी गरीब के घर आएंगे, किसी पुअर पर्सन के आएंगे, या फिर किसी रिच पर्सन के यहाँ आएंगे, ठीक है, आप फीमेल होंगे, आप मेल होंगे, आप प्रिविलेज होंगे या डिसएडवांटेज होंगे, आप एक उच्च वर्ग में आ गए, एक प्रिविलेज फैमिली में आ गए,
या फिर आप एक आप वंचित समूह में, वंचित समुदाय में पैदा हो गए जिसे समाज में कोई अधिकार नहीं है, तो यहां पर मान लीजिए आप एक डिसएडवांटेज कम्युनिटी में आ गए। डिसएडवांटेज है ना, वंचित हम कह सकते हैं, वंचित वर्ग जिसे कि सुविधा ना हो। तो इस तरफ ऐसे लोग हैं, इस तरफ वो लोग हैं जिन्हें रूल्स बनाने हैं। ठीक है, अब आपने अज्ञानता का पर्दा ओढ़ के ऐसे जो रूल्स हैं वह सोसाइटी के लिए आपने बनाए। आप कैसी सोसाइटी बनाना चाहेंगे, ठीक है, आपने कुछ रूल्स जो है वह बना लिए, और अगर आपने ठीक किया है, ठीक ठाक बंटवारा किया है, तो जब आप इस तरफ पहुंचेंगे तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो यही जॉन रॉल्स की थ्योरी कहती है कि ये तो पहली बात है। ये क्या है, ये आपका सोशल जस्टिस की तरफ पहला नियम है। और शुरुआत जब हम देखते हैं कि आखिर जो न्याय है वह है क्या, तो यहाँ पर शुरू होता है कि आप एक सोसाइटी में किस तरह के अधिकार, विशेषाधिकार अपने लिए रखते हैं। क्या वही सेम चीज आप सामने वाले के लिए भी सोचते हैं? तो यहाँ से ही सोशल जस्टिस की जो परिभाषा है वह शुरू हो जाती है, और उसका अंत इस सिद्धांत के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है बच्चों कि मान लीजिए हम अपने लिए एक ऐसी सोसाइटी चाहते हैं जिसमें हमें बहुत सारे प्रिविलेज हो, बहुत सारे विशेषाधिकार हो, हमारी बहुत ज्यादा डिग्निटी हो, हमारा बहुत ज्यादा सम्मान हो। ठीक है, लेकिन याद रखना कि समटाइम्स अगर हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट है, हम अपना भला सोच रहे हैं, सामने वाले का नहीं, पूरी सोसाइटी का नहीं, तो यहां पर अगर हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं अगर वो टकरा रहे हैं, उनसे कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो आप समाज की सोचोगे या अपनी सोचोगे? तो यहां पर आप सभी का भला ना सोच के केवल अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है वह परस्यू करते, आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको पता है कि एक रिजर्वेशन के कारण हो सकता है आपका बच्चा जो है वह आगे नहीं बढ़ रहा, हो सकता है कि एक लोअर कम्युनिटी का जो बच्चा है वह 2 नंबर कम आने पर भी सिलेक्ट हो गया, बट उसकी जो कंडीशंस थी, उसके साथ जो इनजस्टिस हुआ था, आपने उस चीज को नहीं देखा कि वो जो है वो भी आगे बढ़ना चाहता था, वो भी आगे बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके दिमाग में ये चीज आ गई। तो यहाँ पर ये बात कही जाती है सोशल जस्टिस में कि अगर आपको अपने पर्सनल जो आपके हित है, अगर उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है सोशल जस्टिस से, समाज के बाकी वर्गों को क्या चीज मिलेगी उससे, तब आप अपने इंटरेस्ट को ही आगे बढ़ाना चाहेंगे, है ना। ये बात इसमें कही जाती है। और इसका इंपैक्ट क्या होगा कि सोशल जस्टिस जो है वह प्रमोट नहीं होगा। और यहां पर रॉल्स जो है वो इस थ्योरी की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि फेयर लॉ बने, पॉलिसीज बने, तो ये उसके लिए बहुत जरूरी है। ये बीच में अज्ञानता का जो पर्दा है ये बहुत जरूरी है। ये होगा तभी जाके लोग ऐसे नियम बनाएंगे जिससे सभी लोग जो है वह लाभान्वित हों। आप इसका यूज मेंस आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। और रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वह डायरेक्ट भी यूपीएससी ने पूछा है, सबसे खुशी की बात है। तो हम ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं जहां से क्वेश्चंस यूपीएससी डायरेक्ट पूछता है बच्चों। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। He said that if a person keep himself under a wheel of ignorance, then she would come up with the just distribution, fair law policies that would affect the whole society. तो अगर आप व्हील ऑफ इग्नोरेंस में आप रूल्स बना रहे हैं, आपको नहीं पता आप क्या होंगे, तब आपने ऐसे रूल्स बना दिए कि पूरी जो सोसाइटी है उससे अफेक्ट होगी। ठीक है, तो एक फेयर लॉ आप चाहेंगे तब तो कि भाई क्या पता हमें किस श्रेणी में हम पैदा हो जाए, किस श्रेणी में हम आ जाए, इसके लिए आपने सबको जो है थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। अ पर्सन अंडर द व्हील ऑफ इग्नोरेंस इज अनवेयर ऑफ हिज पॉसिबल पोजीशन एंड स्टेटस इन द सोसाइटी। समाज में उसकी सोसाइटी स्टेटस क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, उसको नहीं पता। ठीक है, साथ ही देखो, if and she and he would rationally decide from the point of view of the worst of, मान लो समाज में आप एक वंचित घर के वंचित तबके में भी पैदा हो गए और उसमें भी आप विकलांग हो गए और उसमें भी आप महिला हो गए, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। तो यहां पर मान लो कि आप सबसे खराब कंडीशन में अगर हो, मान लो आपकी जो पैदाइश है, आप पैदा सबसे खराब कंडीशन में हो, तब आप अपने लिए क्या रूल्स बनाओगे? तो यहां पर व्हील ऑफ इग्नोरेंस इसी चीज को बताएगा। इट वुड बी सेंसिबल इन दिस सिचुएशन फॉर एवरीवन टू इंश्योर दैट ऑल रिसोर्स आर अवेलेबल इक्वली। तब हम यही कोशिश करेंगे कि जो सभी रिसोर्सेज हैं वह सभी को इक्वली मिल जाए, है ना। सभी के पास जो रिसोर्सेज हैं वह समान रूप से पैदा हो, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ पैदा होने वाले हैं, हमारी कंडीशन क्या हो गया है ना। पैदा इन द सेंस हमारी कंडीशन जो है वह सोसाइटी में क्या होगी। तो यहां पर ये जो है वह रॉल्स की थ्योरी है। क्लियर? रॉल्स की थ्योरी में व्हील ऑफ इग्नोरेंस आपको याद रखना है बच्चों। आगे अब हम बात करेंगे कि अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें तो इसको कैसे प्रमोट किया जाए, परस्यूइंग सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट जो है वह कैसे कर सकती है इस चीज को कि समाज में जो न्याय है वह बना रहे। अच्छा देखो, मैं जब हम प्रियम्बल की बात करेंगे, क्या हमारे प्रियम्बल में न्याय की बात की गई है? मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। और प्रियम्बल में अगर जस्टिस की बात की गई है तो कितने तरह के जस्टिस हैं?
कितने प्रकार के जस्टिस हैं, ये यूपीएससी ने पीटी में भी क्वेश्चन जो है वह पूछा हुआ है। तो यहाँ पर देखो कि बच्चों कि अगर हम देखें कि सभी के लिए जो विकास है ना, ह्यूमन डिग्निटी है, इसको प्रमोट करना सामाजिक न्याय के अनुकरण के एक तरीका हो सकता है। गवर्नमेंट विशेष जो लोग हैं, ऐसे लोग जिन्हें ज्यादा जरूरत है, बेसिक नीड्स जो अपनी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बेसिक मिनिमम जो नीड्स है उनकी वह पूरी कर देना, इस तरीके से हम समाज में जो सोशल जस्टिस है वह प्राप्त कर सकते हैं। और भी समाज में हम एजुकेशन की बात करें, जॉब की बात करें, तो ऐसे लोग जो कि पीछे, उनके लिए कोटा रिजर्वेशन की बात हो सकती है। ठीक है, हाँ, वो क्रीमी लेयर एंड वो कंसेप्ट इसके आगे के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सामाजिक जो न्याय है वह इन सिद्धांतों के अलावा कैसे कैसे मिल सकता है, एक सोसाइटी और एक गवर्नमेंट जो है वह प्रमोट करने के लिए क्या काम करेगी। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस के लिए काफी सारे जो प्रोविजन है वह किए हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्या करेंगी, सोशल जस्टिस को प्रमोट करेंगी। चलो आप पहले हम अंबेडकर का एक कोट पढ़ते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। अब देखो इस तरह के जो कोट है उसको हमेशा सीरियसली लेना बच्चों, बिकॉज ऑफ मेंस में नहीं पता कि कब कौन सा कोट उठा के सीधा बोल देंगे एक्सप्लेन, एक ही शब्द तो लिखना है, आगे एक्सप्लेन करते रहो एक्सप्लेन। तो अगर आपको ये नहीं पता कि ये सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, तब क्या लिखोगे इसमें, तब क्या इसमें संविधान निर्माण ड्राफ्ट कमेटी लिख के आओगे। बस यही बात होगी कि आप क्या पूछा गया है आप उसको समझें, आप डिमांड को समझें क्वेश्चन की। सोसाइटी, जस्ट सोसाइटी इज और सबसे अच्छी बात है कि जब कभी न्यायपूर्ण समाज या फिर सोशलिस्ट या फिर इस तरह के कॉन्सेप्ट ऐसे राइटिंग में लिखोगे, तब भी इस तरह के जो कोट है वे आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। जस्ट सोसाइटी इज दैट सोसाइटी इन विच असेंडिंग सेंस ऑफ रेवरेंस एंड डिसेंडिंग सेंस ऑफ कंटेम्प्ट इज डिसॉल्व इनटू द सर्टेन ऑफ अ कंपैशनेट सोसाइटी। ठीक है, अब देखो बच्चों, सेकंड हम जेएस मिल की बात करते हैं कि जब हम जेएस मिल की बात करेंगे, इन्होंने क्या कहा न्याय के बारे में। न्याय में कुछ ऐसे अंतर्निहित है जिसे करना ना सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत है, बल्कि जिस पर बतौर अपने नैतिक अधिकार कोई व्यक्ति विशेष दावा जता सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति विशेष जो है वह उस पर दावा जता रहा है, उसे ही हम एक तरह से न्याय कह रहे हैं। जस्टिस implies something which it is not only right to do and wrong not to do, but which some individual person can claim from us to his moral right। तो अगर वह नैतिक अधिकारों के रूप में भी उसका दावा कर रहा है, तब भी वह उसके सोशल जस्टिस का हिस्सा होंगे। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी बातें थी इस चैप्टर में, है ना, जो कि ये बता रहे हैं कि एक सोसाइटी में सोशल जस्टिस जो है वह कहाँ कहाँ होना चाहिए, किस तरीके का होना चाहिए, गवर्नमेंट जो है वह इससे क्या प्रयास करेगी। तो हमने देखा कि जैसे कि गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए जो रूल्स लेकर आए हैं, ठीक है, जो स्कीम्स लेकर आए हैं, वो इसका एक हिस्सा है कि हम सोशल जस्टिस को परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका एक हिस्सा हो गए। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में भी काफ़ी बातें लिखी हुई हैं। यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन मैं बताती हूँ, 2017 का क्वेश्चन है, डज द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट। अब देखो बच्चों, यहाँ पर डिसेबल के लिए पूछ लिया, तो जो भी अभी मैंने आपसे बात की थी कि आपके जो 10 मेन टॉपिक्स है आपके सोशल जस्टिस में, उसको प्रिपेयर कर लो। अगर अब तक आपने कभी सोशल जस्टिस का जो पॉइंट है वह नहीं उठाया, कभी उस हिस्से को सॉल्व ही नहीं किया, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी बस आंखें बंद करके पढ़ते जाते हो। ये नहीं पता कि मेंस में उसके अलावा भी बहुत कुछ है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है, आपको सोशल जस्टिस भी पढ़ना है, आपको और भी बहुत सारे जो और भी हम कहें कि टॉपिक्स है वो आपको कवर करने होते हैं ना। आपको इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ना है, सोसाइटी भी पढ़नी है, तो फिर आप क्या करोगे ऐसे में। तो इसलिए आपको एक बैलेंस बनाना होता है। तो इसमें क्या है कि आपका जो डिसेबिलिटी एक्ट है उससे ही पूछ लिया लो, तो अब या तो आपको सोसाइटी से रिलेट करके पूछ लिया, या मान लीजिए कोई एक्ट पूछ लिया, मान लीजिए वुमेन्स के लिए आया तो उस वुमेन्स के प्रोटेक्शन को लेके अगर कोई एक्ट है, मान लीजिए विशाखा गाइडलाइन है, उसी से क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरह की जो चीजें वो आपको करंट अफेयर से कवर करनी होती है। तो स्टैटिक और करंट अफेयर जब दोनों को मिक्स कर लोगे, तभी जाके मेंस आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाओगे, और इवन ये भी समझ पाओगे कि आखिर जो तैयारी है वह केवल स्टैटिक का हिस्सा नहीं है। आपने यहाँ से सोशल जस्टिस को समझ लिया, बेसिक समझ लिया, जो इंपॉर्टेंट था, हमने काफी थिंकर्स के जो सोशल जस्टिस को लेकर पॉइंट्स थे वो भी पढ़ लिए। लेकिन बच्चों, जब हम बात करते हैं कि सोशल जस्टिस का इंप्लीमेंट वाला जो पार्ट है, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वह क्या कर रही है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, अगर हम प्रेजेंट सिनारियो में बात करें और अगर हम इंडिया या फिर वर्ल्ड के लेवल पर बात करें, तब क्या गवर्नमेंट इसके लिए प्रयास कर रही है।
तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम फिजिकली डिसेबिलिटी की बात करें तो ऐसा जो पर्सन उसके लिए क्या चैलेंज है, और ये जो एक्ट आया था 2016 में वह किस तरीके से इनकी हेल्प करता है, ये बात आपको लिखनी थी। 17 का है। चलो इसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस की आपसे बात करती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन गिव ईच पर्सन हिज हर ड्यू, हाउ हैज द मीनिंग ऑफ गिविंग ईच हिज ड्यू, है ना, प्राप्य चेंज ओवर टाइम। ब्रीफली डिस्कस द 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। 3 प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या है बच्चों? 3 सिद्धांत क्या है? एक तो समानों में समानता का व्यवहार करना, दूसरा प्रोपोर्शनल, है ना, तीसरा क्या है कि जो स्पेशल नीड्स वाले पर्सन है उसके लिए स्पेशल प्रोविजन करना। तो आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल देके इसको लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला, याद रखना। नेक्स्ट है, डज द प्रिंसिपल ऑफ कंसाइडिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल कंफ्लिक्ट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल फॉर ऑल। अब देखो बच्चों, इसमें दूसरी बात आपसे पूछी गई है कि यहाँ पर जिन हमने 3 रूल्स की बात की थी जस्टिस के, न्याय के, इन 3 में से 2 के बीच में क्या कंफ्लिक्ट है। अगर हम स्पेशल नीड्स ऑफ पीपल की बात करते हैं कि विशेष लोगों के साथ विशेष व्यवहार करना, फॉर एग्जांपल विकलांगों के साथ, और अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करें कि समानों के साथ समान, एक तो एक तरफ आप कह रहे हो कि समानों में समान, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई विशेष जो व्यवहार है वह कुछ लोगों से किया जाए, तो क्या आपस में ये दोनों जो है वह कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, या फिर आप ये कहेंगे कि इसी का इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल का ही बढ़ता हुआ कॉन्सेप्ट है, उसी को आगे प्रमोट करने का कॉन्सेप्ट है कि आप समानों से समान व्यवहार तो कर रहे हैं लेकिन जो विशेष रूप से जिन्हें सहायता की जरूरत है आप उनको भी हेल्प कर पा रहे हो, है ना। तो यहाँ पर जो सही मायने में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो इस चीज को समझेगा, ठीक है। ये चीज तो देखो आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक, फॉर एग्जाम्पल हम बहुत छोटे से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, घर की सीट नहीं ऑब्वियसली, मैं किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बात कर ले कि मेट्रो या फिर बस में, तो अगर आपके अंदर थोड़ी सी एक एम्पैथी होगी या फिर आपके मन के अंदर ये जो जस्टिस वाली भावना है कि आप किसी बुजुर्ग को देखकर खड़े हो जाएंगे, या फिर आप ऐसी महिला, जरूरत नहीं है कि अभी आप समान उम्र की लड़की के लिए खड़े हो रहे हैं, वो तो दूसरा मामला हो गया। यहां पर बात हो रही है कि मान लीजिए अगर आप किसी ऐसी लेडी को के लिए अपनी सीट छोड़ देते जो हाथ में बच्चा भी लिए, उसके हाथ में और भी सामान है, तो ये चीज क्या दिखाती है? तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं आप ये चीज मान रहे हो कि जस्टिस तो ठीक है, आप ये मान रहे हो कि इसको ज्यादा जरूरत है, मुझसे ज्यादा जरूरत एक बुजुर्ग को है जो कि साइड में खड़ा हुआ है, शायद ठीक से खड़े होते नहीं बन रहा उससे, तो यहाँ पर उसे ज्यादा जरूरत थी, आपको कम जरूरत है ना। आप 20-25 साल के नौजवान हैं, आप 3 घंटे 4 घंटे भी खड़े रह सकते हैं। लेकिन अगर ये कहे कि कोई 50-60 साल का व्यक्ति है, 70 साल का व्यक्ति है, आप सोचो कि नहीं समानता वाली बात है, तुम खड़े रहो, मुझे सीट मिल गई, ये न्याय है, जिसको बैठ गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कंडीशन हो गई। तो ये जो थिंकिंग है आपकी वो गलत होगी। तो सही मायने में अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपके मन के अंदर इतनी संवेदनाएं जरूर होंगी कि आप इस तरह की जो चीजें अपनी सोसाइटी में इस तरह का जस्टिस दे पाए, है ना। ये न्याय है बच्चों। तो हाउ डज, अगर हम रॉल्स के सिद्धांत की बात करें, हाउ डज रॉल्स यूज द आइडिया ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस टू आर्ग्यू दैट फेयर एंड जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिफेंडेड ऑन रेशनल ग्राउंड। क्या कहा जा रहा है कि अगर हम निष्पक्ष और न्यायपूर्ण वितरण की बात करें तो यहां पर रॉल्स ने कैसे अज्ञानता के आवरण को इससे यूज कर लिया। तो क्या कहते हैं, रॉल्स के अनुसार ये कहा गया कि अगर आप एक ऐसी कंडीशन में नियम बनाए जब आपको ये नहीं पता कि सोसाइटी में किस वर्ग में आप होंगे, तो आप सबके लिए समान नियम बनाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप क्या बनने वाले हो, आप किस कास्ट में जाने वाले हो, आप वंचित समुदाय में पैदा होने हो, तब तो आप सबको बराबर राइट देंगे, सबको बराबर राइट देंगे। बस वही तो बात, सबको बराबर आपने राइट दे दिया, हो गया जस्टिस। सबको आपने बराबर राइट दे दिए, या फिर जो स्पेशल नीड थी जिसको आपने, उसके लिए स्पेशल राइट्स दे दी, हो गया जस्टिस। तो बस ठीक तो था कि इनका जो आइडिया है उससे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयास हुआ, बिल्कुल सही। चलिए, तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें कि हमने रॉल्स के सिद्धांत की बात की, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, समानुपातिक न्याय, ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, है ना, यूएन का सोशल जस्टिस डे की हमने बात की, जस्टिस क्या है इसको हमने समझा, जॉन रॉल्स की एक और थ्योरी हमने समझी। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका कवर हो गया। एक बार फिर से दिखा देती हूँ चूंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों। यूपीएससी के मेंस में आप देखेंगे जो आपका जीएस का पेपर 2 है, इसमें सोशल जस्टिस में आपको ये 10 पॉइंट पढ़ने होते हैं। इशू related to childhood, issue related to minorities, issues related to education sector, SC ST। जो बच्चा ऐसा है कि अब तक अगर आपने इनको पढ़ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अब तक इसको नहीं पढ़े हैं बच्चों, टाइम लीजिए,
1 वीक का, 5 डे का, 6 डे का, जो भी आपको ठीक लगता है, क्योंकि आपके पास इवन जैन लास्ट तक आपके पास ऑप्शन है कि आप मेंस के लिए तैयारी करें। और है ना कि आप ऐसा कर लेते हैं कि जैसे फेब, मार्च, अप्रैल और मई, है ना, तो आपके पास ये 4 मंथ्स के आसपास का जो समय है, आप स्पेशली पीटी फोकस्ड हो जाइए। बट उसके पहले तक, जैन तक, अगर आपका थोड़ा सा ऑप्शनल बचा है तो आप ऑप्शनल फिनिश कर लीजिए। ये मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ 2023, जो भी स्टूडेंट 2023 देने वाले हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी हो सकती है। आप जेन के लास्ट तक के लिए जो आपने पोर्शंस कंप्लीट नहीं किए हैं उसे कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास 30 डेज का टाइम बहुत होता है। अगर आप डेली 10+ आवर्स दे रहे हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो 30 डेज में काफ़ी कुछ हो जाता है। आपका अगर ऑप्शनल का पार्ट बचा है तो ऑप्शनल का पार्ट जो है उसको फिनिश कर लो। इसके अलावा देखो कि मैंने आपको ये 10 टॉपिक बता दिए, इन 10 टॉपिक को कोशिश करो 3 से 4 दिन में ही फिनिश करके, याद करके ख़त्म कर लो। जब SC/ST को करो तो गवर्नमेंट ने क्या क्या इनके लिए प्रिवेंशन एक्ट लेकर आया, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कौन सी जो योजना है वह लेकर, ज़्यादा नहीं, 4-5 की जब सोल्यूशन वाले पार्ट में लिखोगे तब गवर्नमेंट की स्कीम्स भी तो लिखोगे। वुमेन्स वाले पार्ट की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, हेल्थ सेक्टर आप देखना कि आफ्टर कोविड-19 के बाद जो आप 21 का जब पेपर देखेंगे, 20 का जो मेंस का पेपर देखेंगे, पूरा पेपर आपके हेल्थ सेक्टर, कोविड-19, और अगर साइंस टेक में पूछा है तो वायरस को लेकर पूछा, तो हर जगह जो करंट सिनेरियो में चल रहा था उसको बेसिक से रिलेट करके पूछ लिया। तो जो भी चीजें हमारे समाज में चल रही होती है, अगर आप करंट अफेयर की कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो आप करंट अफेयर के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए PW वाला मंथन मैगजीन लेकर आया है। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि PW का जो टेलीग्राम ऐप है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको अपकमिंग जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी वीडियो से रिलेटेड बाकी नोटिफिकेशंस है, वो आप सभी को मिलते रहेंगे, है ना। जो भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स है वो आप तैयार करो, और जो बच्चा तैयार कर ले प्लीज मुझे नेक्स्ट क्लास में या फिर 3 और 4 डेज के बाद जो आपकी क्लासेस होंगी तब आप मुझे जरूर बताना कि मैंने इस चीज को कंप्लीट किया एंड मुझे इससे काफी बेनिफिट हुआ। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया कि आज का जो चैप्टर है वह इन सभी के लिए बेस का काम करेगा। मैंने आपको 21 के, 20 के जो एंड 17 के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया कि सोशल जस्टिस में किस टाइप के क्या नेचर होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, ये भी हमारी बात हुई, तो जरूर बच्चों आप इसको भी लिखने की प्लीज कोशिश करेंगे। और आप देखिए, मान लीजिए जैसे आपने वुमेन्स को लेकर देखा, तो वुमेन के हर एक सेक्टर, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, या फिर आपने बाकी जो भी सेक्टर है, बाकी जो भी इक्वलिटी, उन सबसे कनेक्ट कर करके पढ़ लो। ठीक है, तो आप एक अच्छा आंसर लिखने की जो स्थिति है उसमें होते हैं। आज की क्लास में चलिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉलिटिकल आइडिया, नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि होगा आपका सामाजिक न्याय। तो हो गया, अधिकारों की अब हम बात करेंगे। वैसे तो हम डेमोक्रेटिक राइट की बात बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे और भी अधिकारों की। क्या अधिकारों का कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जो आपको मिलने चाहिए। चलिए सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जो न्यू स्टूडेंट है वह UPSC वालों को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी के लिए UPSC वाला हिंदी यूट्यूब चैनल भी आ चुका है ना, उस पर काफी क्लासेस आप सभी के लिए, काफी सारे फोकस टाइप की जो चीजें हैं, विशेष करके सारी सीरीज उस पर अवेलेबल है, उन सभी को आप देखिए। बुनियाद का 1 शॉट वीडियो जो है आपको उस पर मिलता है, जिसमें कि हिस्ट्री अभी हो रहा है, अपकमिंग आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है अपकमिंग संडे को 12 बजे से लाइव बैच में वह क्लास मिलने वाली है। चलिए सो बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।